आज इस वीडियो में हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में वैगनर को आपने पढ़ा था कि उन्होंने किस तरह से महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है अर्थात भूखंडों के स्थानांतरण की बात कही थी। इसी संदर्भ में जो नवीन विचारधारा है, जो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, उसके संदर्भ में एक नए सिद्धांत का आगमन हुआ जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हमारी पृथ्वी के ऊपर जो विभिन्न भूखंड पाए जाते हैं, जिन्हें आप महाद्वीप कहते हैं, उनके निर्माण की एक वैज्ञानिक व्याख्या करता है। प्लेट से तात्पर्य यहाँ पर जो है ये है कि हमारा जो पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वो विभिन्न प्लेटों से क्या है, निर्मित है। यह सिद्धांत भूआकृति विज्ञान का एक नवीन सिद्धांत है जो प्लेटों की आकृति, उनके प्रवाह से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में स्पष्ट रूप से और वैज्ञानिक रूप से व्याख्या करता है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो हैरी हेस को माना जाता है, जिन्होंने 1960 में इस सिद्धांत को एक तरह से एक कॉन्फ्रेंस में संपादित किया था और प्लेट शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया, पहली बार इन्होंने किया था। इनका मानना था कि स्थलमंडल आंतरिक रूप से जो कठोर या दृढ़ प्लेटों का बना हुआ है और महाद्वीप तथा महासागरीय तली विभिन्न प्लेटों के ऊपर स्थित हैं। इस तरह से इनका ये मानना था कि महाद्वीपीय और महासागरीय जो तली है वो एक प्लेटों के रूप में है जो अलग अलग भूखंड के रूप में क्या है, स्थित हैं। और जब इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इन प्लेटों के ऊपर जो भूगर्भिक हलचलें हैं उनके प्रमाण भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन आदि के रूप में हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ये प्लेट विभिन्न रूपों में गतिशील होते हैं और प्रवाहित होते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि ये सभी प्लेटें अपने अक्ष पर स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं और क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हटते हैं, प्रवाहित हो, जिसके कारण महाद्वीप तथा महासागरीय तली भी क्या होती है, विस्थापित होती है। भूपटल के ऊपर जो वैज्ञानिक है उन्होंने 6 प्रमुख प्लेटों को माना है और इसके अलावा कुछ अन्य गौण प्लेटें भी हैं जिनकी संख्या लगभग 100 के आसपास बताई जाती है। पृथ्वी का जो बाह्य भाग है वो दृढ़ खंडों से बना है जिसे हम प्लेट कहते हैं। विवर्तनिकी जो शब्द है वो लैटिन भाषा का टेक्टोनिक्स से बना है और यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो स्थल मंडल की जो गति है उसको बड़े और विस्तृत रूप से क्या करता है, उसकी व्याख्या करता है। यह मॉडल महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की परिकल्पना पर ही आधारित है। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है उसे हम स्थलमंडल कहते हैं जो कि 3 परतों में बांटा गया है। पहले भी जिसको आपने पढ़ा होगा, सियाल, सीमा, निफे, यानी कि क्रस्ट, मेंटल और इनर कोर, जिसे हम आंतरिक मंडल भी कहते हैं। ऊपरी भूपृष्ठ जिसकी औसत गहराई 25 किलोमीटर है, निचला भूपृष्ठ जिसकी गहराई 10 किलोमीटर है, ऊपरी मेंटल जिसकी औसत गहराई 65 किलोमीटर है। ये भाग कठोर है जिसका औसत घनत्व लगभग 2.7 से 3 तक है। यानी कि लगभग 100 से 150 किलोमीटर वाला जो हमारा गहराई वाला भाग है उसे विद्वानों ने क्या माना है, एक कठोर भूखंड माना है जिसे हम प्लेट का हिस्सा कहते हैं। और इस गहराई के नीचे जो पदार्थ पाया जाता है उसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, जहाँ पर चट्टानें टेक्टोनिक रूप से क्या होती हैं, अस्थिर होती हैं, अर्थात उनमें अधिक टेम्परेचर के कारण निरंतर बदलाव होते रहते हैं। इसलिए इस जोन को यानी कि 65 किलोमीटर से अधिक गहराई वाले भाग को हम वैज्ञानिकों ने क्या माना है, दुर्बलता मंडल माना है। इसकी जो दुर्बलता मंडल की जो मोटाई है उसको लगभग 250 किलोमीटर माना गया है और इसका घनत्व 3.5 से लगभग 4 तक होता है। यानी कि
जो हमारा क्रस्ट है उसका घनत्व 2.7 से 3 तक है, जबकि मेंटल का घनत्व 3.5 से 4 तक है। स्थलमंड अधिक ठंडा कठोर है, जबकि जो हमारा दुर्बलता मंडल है वो कैसा है, गर्म है। स्थल मंडल की जो प्लेटें हैं उनकी संख्या के संबंध में विद्वानों ने अलग अलग संख्याएं बताई हैं। जैसे डीड्स और हेराल्ड ने इनकी संख्या 10 बताई, डब्ल्यू मॉर्गन ने इनकी संख्या 20 बताई है। 6 प्रमुख प्लेटें और 14 गौण प्लेटें, ये मॉर्गन के अनुसार है। मॉर्गन ने 6 मुख्य प्लेटें बताई हैं और 14 गौण प्लेटें बताई हैं। भूपटल पर 7 बड़ी व 14 छोटी प्लेटें हैं जो दुर्बलता मंडल पर टिकी हैं, जिसे हम मेंटल कहते हैं। और इनको ये भी 3 प्रकार की हैं, महाद्वीपीय, महासागरीय और महाद्वीपीय महासागरीय। यानी कि प्लेटों को जो प्रकार हैं वो 3 हैं, महाद्वीपीय, महासागरीय, महाद्वीपीय व महासागरीय। इस प्रकार जो 6 प्लेटें हैं, 6 मुख्य प्लेटें हैं, उनमें अमेरिकन प्लेट है, प्रशांत प्लेट है, जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे होंगे कि जो भूखंड है, चाहे वो स्थल का भाग हो चाहे वो सागरीय भाग हो, वो एक प्लेट का क्या है, हिस्सा है। और उस पर ही उसकी यानी कि सागर तली और जो महाद्वीप हैं वो उस पर क्या है, टिके हुए हैं। तो इस तरह से मॉर्गन ने 6 मुख्य प्लेटें, अमेरिकन प्लेट, प्रशांत प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट, इस तरह से 6 मुख्य प्लेटों का उन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। और इन 6 प्लेटों के मध्य कुछ गौण प्लेटें भी पाई जाती हैं जो इन प्लेटों का हिस्सा है, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से क्या होती हैं, गतिशील होती हैं और स्थानांतरित होती हैं। तो जो हैस और मॉर्गन और जो अन्य विद्वान हैं उन सभी ने ये बताया है कि ये जो प्लेटों के किनारे होते हैं, यानी कि इनकी जो सीमाएं होती हैं, समस्त जो विवर्तनिक घटनाएं हैं वो इन प्लेटों के किनारों पर घटित होती हैं। इस पृथ्वी के ऊपर ये जो भूखंड है जिन्हें हम प्लेट के नाम से जानते हैं, इन प्लेटों का विभिन्न दिशाओं में क्या होता है, स्थानांतरण होता है, अर्थात ये गतिशील होती रहती हैं। 2 प्लेटें या तो एक दूसरे के सामने आती हैं या फिर एक दूसरे से क्या होती हैं, दूर जाती हैं। एक तीसरी स्थिति और बनती है कि प्लेटें ना दूर जाती हैं ना नज़दीक आती हैं, बल्कि क्या होती हैं, एक दूसरे के अगल बगल में खिसक जाती हैं। तो प्लेटों के ये जो किनारे हैं ये विवर्तनिक रूप से सबसे ज़्यादा क्या है, सक्रिय रहते हैं। और यहीं पर समस्त जो घटनाएं होती हैं, चाहे वो भूकंप की घटनाएं हों, चाहे वो ज्वालामुखी की घटनाएं हैं, सभी जो घटनाएं हैं वो इन्हीं प्लेटों के किनारों पर घटित होती हैं। नवीन क्रस्ट का निर्माण होता है तो वो मध्य महासागरीय जो कटक है उसके सहारे होता है। अब प्लेटों की जो किनारे या सीमाएं हैं उनको हमने 3 भागों में बांटा है। पहले नंबर पर है अभिसारी किनारा, जिसे हम विनाशात्मक किनारा भी कहते हैं। विनाशात्मक किनारे से मतलब यहाँ पर ये है कि जब 2 प्लेटें आमने सामने गतिशील होती हैं, अर्थात दोनों एक ही केंद्र की ओर क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं या गति करती हैं, तो ये संभावना बनती है कि जब वो एक दूसरे के सामने आएंगी तो वो उनमें क्या होगा, टकराव होगा। टकराव होने से जो दोनों आपस में टकराएंगे तो उनमें जो प्लेट भारी होती है वो हल्की प्लेट के नीचे मुड़कर क्या होती है, क्षैपित हो जाती है। और वो गहराई में, जिसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, वहाँ जाकर क्या होती है, अधिक टेम्परेचर के कारण प्लेट का वो हिस्सा जो मुड़कर गहराई में दुर्बलता मंडल में चला गया है, वो अधिक तापमान के कारण क्या होता है, मेल्ट होता है, पिघल जाता है और मैग्मा में क्या होता है, परिवर्तित होता है। और इसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। आयतन बढ़ता है तो ये बाहर निकलने का क्या करता है, प्रयास करता है। और ऐसे में ये जहाँ जो आपके मध्य महासागरीय कटक हैं या जहाँ पर जिसे हम मध्य महासागरीय खड्ड भी कहते हैं, वहाँ ये पदार्थ बाहर आकर क्या करता है, निकलता है, जिससे क्या होता है, जो आपके मोड़दार पर्वत हैं उनका क्या होता है, निर्माण होता है, या ज्वालामुखी शंकु का क्या होता है, निर्माण होता है।
तो विनाशात्मक प्लेट के जो किनारे हैं या सीमाएं, उनके सहारे पदार्थ का क्या होता है, ह्रास होता है, यानी कि पदार्थ क्या होता है, नष्ट होता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, विनाशात्मक किनारा कहते हैं। इसको इधर ऐसे भी समझा सकता है कि जब दो गाड़ियां आमने सामने टकराती हैं तो क्या होता है, दोनों ही गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, यानी कि क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है कि जब दो प्लेटें, अभिसारी प्लेटें जिन्हें कि हम विनाशात्मक प्लेट भी कहते हैं, आमने सामने क्या होती हैं, गतिशील होती हैं, तो आप देख पा रहे होंगे चित्र में कि जो आपका रेड ऑरेंज जो प्लेट है, वो ब्लू जो प्लेट है, यानी कि रेड ऑरेंज जो प्लेट है वो आपकी कैसी है, अधिक घनत्व वाली है, और जो नीले रंग की प्लेट है, नीले रंग से जिसको दिखाया गया है, वो कैसी है, आपकी हल्के घनत्व वाली प्लेट है। तो ऐसे में जब दोनों प्लेटें भारी और हल्की आपस में टकराती हैं तो हमेशा यही स्थिति होती है कि भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे क्या होती है, छेपित हो जाती है। जैसे हम उदाहरण के लिए इसको समझ सकते हैं कि एक रुई से भरे हुए जो एक वो है एरिया है, उसमें अगर हम पत्थर का टुकड़ा डालें तो तेज़ी से क्या होगा, उसमें डूब जाएगा। इसकी भी तीन स्थितियां होती हैं, अभिसरण की तीन स्थितियां होती हैं। दो सागरीय प्लेट मिलती हैं तब अभिसरण होता है, जब दो महाद्वीपीय प्लेटें आपस में मिलती हैं तब अभिसरण होता है, या फिर जब एक महाद्वीपीय प्लेट हो और दूसरी कौन सी हो, महासागरीय प्लेट हो। तीनों स्थितियों में जो भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट के नीचे क्या होती है, चली जाती है। अब बात करते हैं रचनात्मक किनारा, अपसारी किनारा। अपसारी किनारे के सहारे एक रिफ्ट घाटी आइसलैंड में, जहां दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत गतिशील होती हैं, यानी कि अलग अलग दिशाओं में, एक ही केंद्र से अलग अलग दिशाओं में क्या होती हैं, प्लेटों का क्या होता है, परिसंचरण होता है, या यूँ कहें कि स्थानांतरण होता है, अर्थात एक दूसरे से वो दूर हटती हैं। वहाँ नीचे से मैग्मा ऊपर उठकर क्या करता है, नई क्रस्ट का निर्माण करता है। यानी कि वही बात है कि जैसे अगर हम कोई भाग है, नीचे से कोई प्रेशर लग रहा है और उसको बीच में से तोड़ दें तो वो नीचे वाला जो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, जैसे ऊपर वाली प्लेट को आप या जो भी सतह उसको आप वो तोड़ने में कामयाब हो जाता है, तो वो सारा का सारा पदार्थ कहाँ आएगा, सतह के ऊपर आकर एकत्रित होने लग जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, नई क्रस्ट का क्या करता है, नई प्लेट का क्या होता है, निर्माण होता है। इसलिए इस प्लेट को कहा गया है रचनात्मक प्लेट। इन किनारों पर पाए जाने वाले सबसे प्रमुख स्थल रूप मध्य महासागरीय घटक है। जब ये किनारा किसी महाद्वीप पर स्थित है, रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। नई प्लेट के निर्माण के कारण इसे हम क्या कहते हैं, रचनात्मक किनारा भी कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में नजर आ रहा होगा कि अपसारी प्लेट जो किनारे होते हैं वो एक ही केंद्र से दो विपरीत दिशाओं में क्या होता है, दोनों भूखंड विपरीत दिशाओं में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, गतिशील होते हैं, गति करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जहाँ से जो केंद्र अपसरण का केंद्र है वहाँ पर क्या होता है, स्थान खुलता है। जैसा कि चित्र में दिखाया स्पष्ट किया गया है कि दो प्लेटें विपरीत दिशा में क्या हो रही हैं, खिसक रही हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो मध्य चित्र का जो मध्य भाग है, जहाँ पर दो संवहन तरंगें ऊपर उठकर सतह से टकराकर अलग अलग दिशाओं में क्या होती हैं, मूवमेंट कर जाती हैं, वहाँ पर पदार्थ का क्या हो रहा है, निक्षेप हो रहा है। और जो चित्र का सबसे अंतिम पार्ट है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि ओल्डर, यानी कि पुराने निक्षेप, ओल्डर निक्षेप। और जो जहाँ पर संवहन धाराएं उठकर सतह के नीचे टकरा रही है वहाँ पर वो क्या कर रही है, नवीन सतह का निर्माण कर रही है। तो इस तरह से मध्य महासागरीय कटकों के नीचे क्या होता है, नवीन प्लेट का निर्माण होता है, और वो पुरानी प्लेटों को धीरे धीरे क्या करते जाते हैं, बाहर की ओर क्या करती हैं, धकेलती हैं, जिससे जो मध्य महासागरीय कटक से दूर स्थित प्लेटें हैं वो उनकी जो निर्माण की अवधि है वो लाखों वर्षों पुरानी मानी जाती है, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के पास में नवीन प्लेटों के जो प्रमाण हैं वो देखने को मिलते हैं, नई क्रस्ट के निर्माण के प्रमाण मिलते हैं। तीसरा जो किनारा है प्लेटों का, उसको हम संरक्षणात्मक या संरक्षी किनारा कहते हैं। संरक्षी किनारा वह है जिसके सहारे दो प्लेट एक दूसरे को रगड़ते हुए क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। अर्थात ना तो अपसरण होता है और ना ही अभिसरण होता है, बल्कि क्या हो रहा है, एक दूसरे से क्या हो रही है, रगड़ खाते हुए क्या करती हैं,
अगल बगल, यूँ कह सकते हैं कि अगल बगल में क्या हो जाती हैं, खिसक जाती हैं। इस किनारे के सहारे एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशाओं में क्या हो जाते हैं, गतिशील हो जाती हैं। लेकिन ये अनिवार्य नहीं है कि दो प्लेटें एक ही दिशा में गतिशील हों, उनकी गति अलग अलग हो तब भी उनके किनारों पर रगड़ का प्रभाव पड़ता है। यानी कि जरूरी नहीं कि दो प्लेटें अगल बगल में विपरीत दिशाओं में खिसकें। अगर एक प्लेट भी मूवमेंट कर रही है और दूसरी प्लेट को रगड़ते हुए आगे बढ़ रही है तो भी वो संरक्षी किनारे का क्या करती है, निर्माण करती है। अर्थात वहाँ पर ना पदार्थ का विनाश होता है और ना ही पदार्थ का अर्थात नई क्रस्ट का निर्माण होता है। यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो आकृतियाँ बनती हैं वो ट्रांसफॉर्म भ्रंश पाए यानी कि रूपांतरित भ्रंशों का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कि एक प्लेट अगर एक सतह है और एक प्लेट उसके ऊपर दरार पड़ जाती है और उसका एक भाग या तो ऊपर अड़ जाता है या नीचे बैठ जाता है तो उसके सारे क्या हो रहा है, रूपांतर भ्रंश का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे कि आपको चित्र में देख रहे होंगे कि किस तरह से दो प्लेटें एक दूसरे से रगड़ खाते हुए विपरीत दिशा में क्या हो रही है, खिसक रही हैं। तो यहाँ पर ना तो पदार्थ का विनाश हो रहा है और ना ही किस पदार्थ का किसी प्रकार का निर्माण हो रहा है। इसलिए इसको हम वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, संरक्षी किनारा कहा है। इस तरह की जो स्थितियां पाई जाती हैं वो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं जहां पर जो विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, फाल्ट पाए जाते हैं। महाद्वीपों के अंदर इस प्रकार की स्थितियों में जैसे आपने नाम सुना होगा जॉर्डन की रिफ्ट वैली, भारत की जो नर्मदा घाटी है वो भी एक तरह से आपका जो रिफ्ट वैली जो घाटी है उसका उदाहरण है, जहाँ पर दो भूखंड एक दूसरे के या तो ऊपर नीचे विपरीत दिशा में क्या हुए हैं, एक दरार के सहारे नीचे धंसा है या दूसरा ऊपर उठा है, जिसके कारण क्या हुआ है, रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ। या एक भूखंड पर दो दरारों के मध्य वो जो बीच वाला भाग है वो क्या हो गया, नीचे धंस गया है, जिससे दो भूखंडों के बीच में एक गर्त का निर्माण हुआ, जिसे क्या कहते हैं, हम रिफ्ट घाटी कहते हैं। अब जो प्लेटों के संबंध में आपने तीन किनारों को पढ़ा समझा, उनको हम इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरह से एक जो हमारा पृथ्वी है उसके ऊपर जो भूखंड है उनकी स्थितियां क्या हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे विनाशात्मक प्लेट, रचनात्मक प्लेट और अपसारी प्लेट, जिसे हम कहते हैं रचनात्मक प्लेट। तो आप विनाशात्मक प्लेट के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से एक प्लेट जब दूसरी प्लेट के पास आता है या दो प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आने का प्रयास करते हैं तो उसमें जो भारी प्लेट होती है उसका किनारा मुड़कर कहाँ चला जाता है, बेनी ऑफ में चला जाता है, यानी कि जो आपका दुर्बलता मंडल है गहराई में चला जाता है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे होंगे कि दाएं और बाएं जो प्लेट के किनारे हैं मुड़कर कहाँ चले गए हैं, गहराई में, जिसे चित्र में लिखा भी गया है कि एस्थेनोमंडल, एस्थेनोस्फीयर यानी कि दुर्बलता मंडल।